स्टेफनी सेंट क्लेयर एक अफ्रीकन डिसेंट की महिला गैंगस्टर थी। स्टेफनी का जन्म 24 दिसंबर 1857 को वेस्ट इंडीज के शहर गुडेलूप में अफ्रीकन मूल की एक अकेली मां फेलिसियन के घर हुआ। फेलिसियन ने अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए कड़ी मेहनत की थी। जब स्टेफनी 15 साल की हुई तो उसकी मां बीमार रहने लगी, जिस वजह से उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। स्टेफनी थोड़े बहुत पैसे बचाने में कामयाब रही। जब उसकी मां की मौत हो गई तो स्टेफनी ने अपना शहर गुडेलूप छोड़ दिया और कनाडा के मॉन्ट्रियल में रहने के लिए आ गई। उसके बाद 1912 में स्टेफनी मॉन्ट्रियल से यूएसए के न्यूयॉर्क में रहने आ गई। स्टेफनी ने यूएसए आकर अपने खाली वक्त का इस्तेमाल अंग्रेजी सीखने में किया। हार्लेम आकर स्टेफनी को एक छोटे मोटे बदमाश ड्यूक से प्यार हो गया। हालांकि ड्यूक स्टेफनी को प्रोस्टिट्यूशन में भेजता कि ड्यूक की मौत हो गई। दरअसल ड्यूक की एक गैंग हमले में गोली लगने की वजह से मौत हो जाती है। इसके कुछ महीनों के बाद स्टेफनी की दोस्ती ईडी से हो गई, जिसके बाद स्टेफनी ने अपने बॉयफ्रेंड ईडी के साथ मिलकर एक बिजनेस की शुरुआत की, जिसमें वो कंट्रोल ड्रग्स को बेचती थी। कुछ ही महीनों में स्टेफनी ने $30,000 तक की कमाई कर ली और उसने ईडी से कहा कि वो उसे छोड़ना चाहती है और अपने खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती है। लेकिन ये सुनते ही ईडी ने स्टेफनी का गला घोटने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? स्टेफनी ने ईडी को इतनी जोर से धक्का दिया कि उसकी खोपड़ी एक टेबल से जाकर टकरा गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। कुछ महीनों बाद स्टेफनी ने अपने आदमियों को हायर किया, पुलिस ऑफिसर्स को रिश्वत दी और 12 अप्रैल 1917 को हार्लेम के एक सीक्रेट लॉटरी गेम में स्टेफनी ने अपने खुद के $10,000 इन्वेस्ट किए। स्टेफनी उस दौरान शहर में सबसे ज्यादा फेमस नंबर गेम चला रही थी। नंबर गेम को इटालियन लॉटरी या माफिया लॉटरी भी कहा जाता है, जो एक इलीगल गैम्बलिंग होती है। इस गेम को ज्यादातर अमेरिका के गरीब या वर्किंग क्लास सोसाइटी के लोग ही खेलते हैं। अपनी इस सफलता की वजह से स्टेफनी पूरे मैनहट्टन में क्वीन के नाम से जाने जाने लगी, लेकिन हार्लेम के लोगों ने उसे मैडम सिनक्लेयर का नाम दिया। स्टेफनी पॉलिसी बैंकिंग में शामिल थी, जो कि असल में इन्वेस्टिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी का मिक्स है। कई बैंक्स उस दौरान तक ब्लैक कस्टमर्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जिस वजह से वो लोग लीगली अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। पॉलिसी बैंकिंग पूरी तरह से लीगल नहीं थी, लेकिन उस दौरान हार्लेम के ब्लैक लोगों को यही एक मात्र ऑप्शन दिया गया था। अगर वो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें पॉलिसी बैंकिंग के थ्रू ही इन्वेस्ट करना होगा। पॉलिसी बैंकिंग पूरी तरह से ब्लैक इंडस्ट्री थी। उस दौरान नंबर गेम पुरुष प्रधान था, जिसमें स्टेफनी एकमात्र महिला थी। स्टेफनी ने हार्लेम के ब्लैक कम्युनिटी की बहुत मदद की। उसने कई लोगों को अपने नंबर बिजनेस में जॉब्स दिए। स्टेफनी ने अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए अपने पैसे भी डोनेट किए। अपने नंबर गेम से मिली सफलता की वजह से स्टेफनी लाविश लाइफ जी रही थी। स्टेफनी 1920 में सालाना $20,000 कमाती थी। स्टेफनी को ब्लैक कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। स्टेफनी हार्लेम के ब्लैक लोगों को उनके लीगल राइट्स, वोटिंग राइट्स, ब्लैक लोगों पे पुलिस द्वारा किए जा रहे इनजस्टिस को लेकर लोकल न्यूज़पेपर में एड्स पब्लिश करवाती थी, ताकि हार्लेम के लोगों को इन सब के बारे में पता चल सके। स्टेफनी ने बहुत बार पुलिस द्वारा किए जा रहे इनजस्टिस के खिलाफ लोकल अथॉरिटीज़ को कंप्लेन भी की थी। जब अथॉरिटीज़ ने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया तो स्टेफनी ने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पे करप्शन का आरोप लगाते हुए हार्लेम के न्यूज़पेपर में एड्स छपवा दिया। इसके बाद पुलिस पे झूठे आरोप लगने के जुर्म में स्टेफनी को अरेस्ट कर लिया गया, जिस वजह से स्टेफनी ने पूरे 8 महीने एक वर्क हाउस में बिताए। इसके जवाब में स्टेफनी ने सी बरी आयोग को गवाह दिया कि उसने पुलिस ऑफिसर्स और जो लोग हार्लेम नंबर गेम का हिस्सा बने थे, स्टेफनी ने उन्हें भुगतान किया था। इस गवाह के बाद कमीशन ने कई ऑफिसर्स को नौकरी से निकाल दिया। अल्कोहल से जब प्रोहिबिशन का बैन हटा तो जो लोग अल्कोहल की ब्लैक मार्केटिंग कर कर पैसा कमा रहे थे, उन्हें अपने मुनाफे में कमी दिखाई देने लगी। इसमें जूविश और इटालियन अमेरिकन क्राइम फैमिलीज भी शामिल थी। माफियाज ने मुनाफे में कमी होने की वजह से हार्लेम के गैम्बलिंग में शामिल होने का फैसला लिया। इन सब में डच शुल्स पहला मोबस्टर था, जो हार्लेम की गैम्बलिंग में जबरदस्ती शामिल हुआ और पैसे ना देने पे नंबर गेम ऑपरेटर्स को मारने लगा। स्टेफनी और उसका सहयोगी बम्पी जॉनसन पुलिस द्वारा मिल रहे धमकियों के बावजूद
डच को पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। स्टेफनी ने डच को सबक सिखाने के लिए पुलिस को उसके आदमियों द्वारा चलाए जा रहे इल्लीगल बिजनेस की दुकानों की जानकारी दे दी। इसका नतीजा यही हुआ कि पुलिस ने डच के घर पे रेड डाल दी, जिसमें कई एम्प्लॉयज को जहां अरेस्ट कर लिया गया, वहीं उन $190 मिलियन पुलिस द्वारा सीज किया गया। डच से हुए इस मामले के बाद संत क्लेयर को क्राइम से हटकर पुलिस से अपनी दूरी बनाए रखनी पड़ी, इसलिए उसने अपने पूरे क्रिमिनल बिजनेस को अपनी सहयोगी बम्पी जॉनसन को सौंप दिया। इसके बाद बम्पी ने लकी लुसियानो के साथ डील फिक्स की थी, जिसमें लकी ने डच की जगह ले ली और डील के अकॉर्डिंग इसका थोड़ा % बम्पी जॉनसन को भी दिया गया। इस वजह से जब भी इटालियंस को हार्लेम में कोई दिक्कत होती थी तो वो सीधे बम्पी के पास जाते थे। 1940 का वो दौर था जब बम्पी हार्लेम के राइनिंग किंग बन गए थे। वहीं स्टेफनी नंबर गेम में बहुत कम शामिल होने लगी। 1940 का वो दौर था जब स्टेफनी का कैरेक्टर काफ़ी बदल चुका था। वो अब माफिया से एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। इन सब के बाद भी स्टेफनी लोकल न्यूज़पेपर के एक कॉलम में डिस्क्रिमिनेशन और पुलिस द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ लिखती रही। स्टेफनी की मौत एक अमीर महिला के रूप में उसके 73rd बर्थडे से पहले ही हो गई, लेकिन उसकी मौत को लेकर कोई ऑफिशियल डेट आज तक डिस्क्लोज नहीं हुई है। तो ये थी फीमेल गैंगस्टर स्टेफनी की कहानी। KGF 3 में आगे जाकर किसी फीमेल गैंगस्टर की एंट्री भी हो सकती है जो रॉकी जितनी ही पावरफुल होगी, और क्योंकि रीना की मौत KGF 2 में हो गई है, इस वजह से एक फीमेल गैंगस्टर रॉकी की नई लव इंटरेस्ट बनकर भी उभर सकती है। वैसे आप कितने एक्साइटेड है KGF 3 के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।